हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 का प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको इस वीडियो में ओनली और ओनली जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें हम आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड और साथ में आपका जो भी टॉपिक्स है उन सभी का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए और आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए, तभी हम आगे आने वाले वीडियो में उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो ताबो मठ है इसकी स्थापना महान विद्वान रिंचेप जंगपो ने किस राज्य में स्थित उन्नत शिक्षा संस्थान के रूप में किया था। यानी जो ताबो मठ की स्थापना किया गया है वो किस लिए किया गया है, शिक्षा संस्थान की यानी शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है जहां पे ताबू मठ की स्थापना की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ताबू मठ की स्थापना किया गया है ना, वो कहाँ किया गया है? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए, और भी क्षेत्र की नाम जैसे कि लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में जो जो मठ है उनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो लद्दाख में आपका मठ है उसका नाम है दिस्कित मठ। क्या नाम है इसको? दिस्कित मठ। और ये नुब्रा घाटी यहीं पे है, लद्दाख में ही। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका रालंग मठ है, फिर रालंग मठ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तवांग मठ है। कौन कौन सा है? तो आप यहाँ पे तीनों को ध्यान रखेंगे। लद्दाख में आपका दिस्कित मठ हो जाएगा, सिक्किम में आपका रंगाल मठ और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। अगर हम ताबो मठ की बात करें तो ताबो मठ को कहा जाता है हिमालय का अजंता। क्या कहा जाता है? हिमालय का अजंता। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे ताबो मठ की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि रिंचेप जांगपो कौन थे, तो ये एक तिब्बती बौद्ध थे। ठीक है, तिब्बती बौद्ध थे। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर आगे का जो है उसमें पूछा गया है कि वह कौन सा उत्तर पूर्व भारत में स्थित असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है शरीर। ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए में छाऊ, ऑप्शन बी में मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी में सत्रिया और ऑप्शन डी में कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सत्रिया की बात करें तो ये सत्रिया जो है वो 15वीं शताब्दी में, ठीक है, ये क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी के बाद इस नृत्य का विकास हुआ है। इसकी अगर हम प्रचारक की बात करें तो इनके जो प्रचारक रहे हैं वो आपका शंकर देव रहे हैं। कौन? शंकर देव रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सत्रिया तो ये कौन से धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार का माध्यम ही बना था? तो ये आपका वैष्णव से बना है। ठीक है, किससे? वैष्णव से। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि छाऊ कहाँ का नृत्य है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि जो छऊ नृत्य है ये पूर्वी भारत का एक पारंपरिक नृत्य है। यह महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों से एपिसोड को अधिनियमित करता है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम को इसका नाम मोहिनी शब्द से मिला है, जो भगवान विष्णु का स्त्री रूप को दर्शाता है। अगर हम इसके शब्द का अर्थ समझे तो मोहिनीअट्टम के जो शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो टोडरमल है, ठीक है, टोडरमल द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो आप यहाँ पे बताएंगे टोडरमल के द्वारा। ठीक है, तो ये टोडरमल के द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के राजस्व और
वित्त मंत्री थे, राजस्व और वित्त मंत्री थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, अकबर। ठीक है, कौन सा बनेगा? अकबर। यानी टोडरमल किसके वित्त मंत्री थे? तो अकबर के। अब यहाँ पे जानते हैं अकबर के बारे में कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो अकबर का जन्म होता है वो कब होता है? 15 अक्टूबर 1942 को होता है। ठीक है, अकबर का जो जन्म होता है वो 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अब यहाँ पे इसका जो नाम है, उस समय इस तो नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए जैसे वो इग्नोर करती है। अब यहाँ से 1556 में बात करें तो अकबर ने अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने थे। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर, ठीक है, अकबर किसका पुत्र था? तो आपको ध्यान रखना है ये हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है, अब ये 1556 में क्या किए थे? गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अकबर का जो कार्यकाल रहा है वो 1556 से लेकर के 1605 रहा है। इन्होंने क्या किया था कि दास प्रणाली को समाप्त किया था 1560 में। सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहे हैं कि अकबर ने दास प्रणाली को समाप्त किया था 1562 में। अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था 1564 में। इसने फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई पैलेस और अकबर का मकबरा अकबर के समय के वास्तुकला थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बुलंद दरवाजा है, हुमायूं का मकबरा है, जोधाबाई पैलेस है, अकबर का मकबरा है, ये किसके समकालीन थे? तो आप बताएंगे अकबर के। ठीक है, अब जब्त प्रणाली की बात करें तो जब्त प्रणाली का मतलब होता है भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली। जब्त प्रणाली मुख्य रूप से खेती की पैदावार और व्यक्तिगत फसलों की कीमत शामिल थी इसमें। राजा टोडरमल पहले हिंदू थे जिन्हें मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। राजा टोडरमल 1575 में अकबर के वित्त अधिकारी, जिसको उस टाइम कहा जाता था मुसीफ ए दीवान, और 1582 में दीवान ए कुल या मुख्य वित्त मंत्री बने थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया, और खास करके ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ध्यान रखना, जो आपके वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो पंडित रविशंकर जी हैं, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन गया कि पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पे सितार को ये बजाते हैं। इनको किस वर्ष भारत रत्न मिला है? तो इनको जो भारत रत्न मिला है वो 1999 में मिला है। ठीक है, इनको भारत रत्न कब मिला है? 1999 में। अगर हम लोग और इस थोड़ा सा डीपली बात करें तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे ही, उनको 1999 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, भारत रत्न और ग्रैमी पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चंस। श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वाला जो था वो आपका ओल्ड हो चुका है, ये आपका न्यू है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि श्री सेलम जो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी पे, ऑप्शन बी पेना नदी पे, ऑप्शन सी कृष्णा पे और ऑप्शन डी गोदावरी पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका होगा कृष्णा नदी पे। ठीक है, अब चलिए और कुछ आपके यहाँ पे षड्यंत्र है उनको जान लेते हैं। जैसे आपको श्री सेलम बांध जो है वो आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अगर राज्य के बाद जिला पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे कुर्नूल जिला में स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर, ये तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो श्री सेलम परियोजना है ये देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आपको याद रखना है ये देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
और भी परियोजना की बात करें जैसे भाखड़ा नागल जो है ये आपका सतलज नदी पे है। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य में आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। टिहरी की बात करें तो ये आपका भागीरथी नदी पे बना हुआ है और ये उत्तराखंड में है। हीराकुंड की बात करें तो ये महानदी, और महानदी का उड़ीसा में है। फिर उसी तरीके से नागार्जुन सागर की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर ही बना है। जैसे कि ये आपका श्रीशैलम जो है वो कृष्णा नदी पर ही बना है, ठीक उसी तरीके से जो नागार्जुन सागर है ये भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये जो नागार्जुन सागर है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगर सरदार सरोवर हाइड्रो की बात, सरदार सरोवर जो बांध है इसकी बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पे सरदार सरोवर? गुजरात में। कोयना, कोयना की बात करें तो ये कोयना जो है वो कोयना नदी पर ही बना हुआ है और ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर बाली मेला की बात करें तो बाली मेला जो हाइड्रो प्लांट है वो आपका सिलेरू में है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। सिलेरू आपका नदी है। ठीक है। सिलेरू क्या है? आपका नदी है और उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स थे जो हमने आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ कवर करा दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है, यानी आप उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहता है भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, ऑप्शन बी में बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन सी में सरकार द्वारा निःशुल्क सेवाएं, और ऑप्शन डी में रक्षा और सुरक्षा। तो यहाँ पे कौन राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। बेरोजगारी भत्ता। आप लोगों को पता भी होगा कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होने वाली वस्तुओं एग्जाम्पल में दो चार देख लेते हैं, ताकि आपको जब नहीं वाले मिले तो आप ध्यान में रखेंगे उनको। जैसे विदेश से जो उपहार मिलता है वो राष्ट्रीय आय में उसकी गणना नहीं की जाती है। बेरोजगारी भत्ता तो हमने आपको अभी डिस्कस कर ही दिया। फिर जो गृहिणी है उनके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं जैसे कि खाना बनाना, बच्चों का देखरेख करना, तो इनका राष्ट्रीय आय से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका जो कॉरपोरेट लाभ कर है ये भी आपका राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है, इसे गिना नहीं जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो गणना किया जाता है, जो राष्ट्रीय आय में उनको शामिल किया जाता है, वो आपका है रक्षा और सुरक्षा। सरकार द्वारा जो निःशुल्क सेवाएं हैं, निःशुल्क सेवाएं जैसे कहने का मतलब जो शिक्षा है। ठीक है। तो ये जो शिक्षाएं हैं ये जो दिए जाते हैं उसको राष्ट्रीय आय में गणना किया जाता है। भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान और विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन, ये सभी राष्ट्रीय आय में इनकी गणना की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आता है आगे के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपका करेंट अफेयर से है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है। अगर हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसमें सभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। तो आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत, यहाँ पे राजदूत लिखा गया, राजदूत होगा, राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी में कपिल देव, ऑप्शन सी में सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी में अनिल कुंबले। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपके सामने निकल कर आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। 2023 के लिए इन्हें वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगर और हम थोड़ा सा बात करें तो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है, ये 50 ओवर में विश्व कप के लिए उल्लेखनीय इन्होंने रिकॉर्ड प्राप्त किया है। 1987 में इन्हें बॉल बॉय बनने से लेकर के 2011 में वर्ल्ड कप जीतने तक का इनके पास रिकॉर्ड है। तो आप लोग थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में तारकाय, ऑप्शन बी में नाभिक, ऑप्शन सी में कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी में गोलचिकाय। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा नाभिक। ठीक है। नाभिक एक ऐसा चीज है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है।
ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो देखिए, कोशिका द्रव्य जो है वो एक लपसी जैसा पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं, पानी होते हैं और कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, तो ये चयापचय यानी चयापचय मतलब एक चिपचिपा टाइप के इसके अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगर गोल्जी काय की बात करें तो एक थैली की तरह यह होता है जिसमें बहुत सारे झिल्लियां पाई जाती है। ठीक है। फिर गोल्गी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो इसके भीतर मौजूद होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया। अगर नाभिक की बात करें तो ये सबसे बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होता है। इसमें कोशिका की सभी अनुवांशिक जानकारी होती है, साथ में कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करता है और एक कोशिका को विभाजन करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, जो आपसे पूछा जाए वो आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं झारखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। ठीक है। तो आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो आपका कौन से राज्य में है। तो ये आपका गुजरात में है। कौन से राज्य में है, गुजरात में। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका बैजनाथ मंदिर है। ठीक है। झारखंड में बात करें तो यहाँ पे बैजनाथ मंदिर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है। ठीक है। ओंकेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर है। ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे आपको जगन्नाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कोणार्क का लिंगराज मिल जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को इन चीजों को। ठीक है। कोणार्क का लिंगराज, ये सारे मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे, जो हमने आपको यहाँ पे स्लाइड में भी लगा दिया है। अब हम लोग बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। गैर संघीय आपसे पूछा है, ध्यान रखना, गैर संघीय विशेषता है। ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी एकल संविधान, ऑप्शन सी लिखित संविधान और ऑप्शन डी शक्तियों का विभाजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, एकल संविधान। अब कैसे, तो थोड़ा सा हम आइए जान लेते हैं। आप लोगों को तो पता होगा ही कि जो संघीय सरकार होता है उसमें संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगर एकात्मक सरकार की बात करें तो उसमें क्या होता है, राज्य सरकार मौजूद है तो उसमें केंद्र सरकार अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये आपके चीजें। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें कि जो संघीय विशेषता है और एकात्मक विशेषताएं वो कौन कौन सी है। जैसे द्वैध शासन है आपका संघीय विशेषता है। अगर एकात्मक की बात करें तो ये मजबूत केंद्र हो जाता है। फिर लिखित संविधान तो एकल संविधान, यानी एकात्मक मतलब केवल एक का, ठीक है, और संघीय मतलब सभी को मिला करके। तो ये आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, तो आपसे इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप फटाफट से जवाब दे देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया है। ध्यान रखना, नई दिल्ली में जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया है। क्या प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी ने किया है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री किया है, या भारत के राष्ट्रपति किए हैं। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो आपके मंत्री का नाम है वो आपका पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा का गुण नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन प्राकृतिक रेशा का गुण नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए कहता है कि वे रंग, बनावट और पृथ्वी से जुड़े होने की एक समान भाषा साझा करते हैं। ऑप्शन बी बांस की टोकरी का आकार, स्पर्श और बनावट स्पष्ट रूप से प्लास्टिक की थैली से अलग होती है। सेलुलोज या पौधे के पदार्थ से बने प्राकृतिक रेशे केवल पौधे के तने से प्राप्त किए जा सकते हैं, या उपयुक्त में से एक या एक से अधिक।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जो प्राकृतिक रेशा होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इन चीजों को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट्स में क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है। और आप लोगों को पता होगा कि अलैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें नर और मादा नहीं होते, इसमें केवल और केवल नर और मादा आपस में यहाँ पे निषेचन या जन्म देने का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलैंगिक जनन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे विखंडन क्या होता है? तो विखंडन में क्या होता है? छोटे टुकड़ों में शरीर टूट जाता है। जैसे कि हम शैवाल की बात कर लें तो ये आपका विखंडन के द्वारा अपने जो जन्म है या अपनी संख्या को वृद्धि करते हैं। उसी तरीके से अगर शकरकंद, अदरक, घास की बात करें तो इसमें कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन में क्या होता है कि जब आप जो पत्ती है, जब आप पेड़ है उस पेड़ को या पौधे को आप काट देते हैं तो फिर से वो आप वहां से वो नए पौधे को जन्म दे देता है या नई कलियां निकाल लेता है, तो उसको हम लोग कायिक बोलते हैं। बीजाणु जनन ये आपका कवक और कुकुरमुत्ता में देखने को मिल जाता है। मुकुलन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया खमीर हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, तो इसमें आपको मुकुलन देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? क्या वो 111 है, 124 है, 143 है या 125 है? इसका राइट आंसर होगा कि 2023 में जो हंगर इंडेक्स निकल करके आया है वो आपका 111 आया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो ड्रिबलिंग है शब्द, ये ड्रिबलिंग जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या तैराकी से। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बास्केटबॉल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बास्केटबॉल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राज्य के महाअधिवक्ता हैं उनको निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सा राइट हो जाएगा, यानी राज्य के राज्यपाल इन्हें हटा सकते हैं। अगर हम राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो ये अनुच्छेद 165 संविधान के अनुच्छेद 165 में इनके बारे में या इनके पद की व्यवस्था की गई है। वह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि भारत के न्यायवादी से इनका मेल खाता है। तो आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज के वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।